नमस्कार दोस्तों। हेमंत सोरेन ने आज एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये वही हेमंत सोरेन है जिन्हें अवैध तरीके से नरेंद्र मोदी की ईडी ने गिरफ्तार किया। आज लोकतंत्र की लिहाज से दो बड़ी अच्छी खबरें आई। एक खबर कि झारखंड में ताकत, नफरत और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो प्रयास किया गया वो असफल रहा है। पहली खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था। 20 वोट विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के थे। 16 वोट भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी अकाली दल के थे और 16 वोट वाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता दिया गया और 20 वोट वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को हरा दिया गया। इसके लिए सरेआम लोकतंत्र पर डाका डाला गया। ऑन कैमरा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष अनिल मसीह, जिसे अवैध तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था, चुनाव अधिकारी बनाया गया था, उसने बैलेट पेपर पे खेल करके उन्हें 8 वोट गलत बता दिए, रद्द कर दिए और ये चुनाव पूरा खत्म। इसकी साजिश तो पूरे 1 महीने से हो रही थी और वह साजिश जिस तरीके से हुई वह अपने आप में दुखद स्थिति थी। हर चीज, हर अपराध कैमरे में कैद था। आपको पता होना चाहिए कि यह अपराध नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिर के नीचे हो रहा था, उनके नीचे हो रहा था, क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र है और केंद्र शासित क्षेत्र सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अधीन आता है, राज्यपाल के अधीन आता है। हालांकि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से इस्तीफा ले लिया गया है, लेकिन यह बात सरकार को बिल्कुल साफ साफ दिख गई कि उस वीडियो में, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ। हाईकोर्ट गए थे सभी लोग तुरंत, लेकिन हाईकोर्ट ने ना सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व की, ना ही चुनाव अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई को कहा, ना ही कोई रेमेडी दी। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सुना और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीसीटीवी फुटेज भी प्रिजर्व करने को कहा, चुनाव अधिकारी पर भी कार्रवाई की बात कही और तब तक जो इलेक्टेड, गलत तरीके से इलेक्टेड मेयर है, उसको भी कार्रवाई से रोका है। लेकिन उन्होंने माना कि यह लोकतंत्र की हत्या है। बावजूद इसके अब फैसला जब आए तब आए, अभी तो सिर्फ टिप्पणी है। चलिए, दूसरी जो बड़ी खबर है वो खबर है उस झारखंड से जिस झारखंड में एक आदिवासी और पूर्ण आदिवासी सीएम था, मुख्यमंत्री था, हेमंत सोरेन, और उसे मुख्यमंत्री न रहने दिया जाए, इसकी साजिशें बड़े समय से रची जा रही थी, बड़ी कोशिशें की जा रही थी और उसी कोशिश के तहत उसको हटाया गया। 2007 से के बाद उस शख्स ने कोई भी संपत्ति नहीं खरीदी, ना कोई चीज खरीदी, ना ही उनके नाम कोई नई चीज कहीं से ट्रांसफर हुई। बावजूद इसके ईडी से एक जांच कराई जाती है कि एक 8.5 एकड़ जमीन उन्होंने 2009 में अपने नाम ट्रांसफर कर ली गलत तरीके से, जबकि सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि कोई न संपत्ति खरीदी गई है, न बेची गई है, ना ही ट्रांसफर हुई है, ना कुछ हुआ है। और जिस शख्स के नाम वो जमीन थी उसी के शख्स के पास है, आज भी है, और वो संपत्ति ट्रांसफर हो भी नहीं सकती है क्योंकि वो आदिवासी लैंड है। इसके बावजूद उस केस में राजभवन से गिरफ्तारी करा दी जाती है हेमंत सोरेन। आप समझिए, राजभवन भी मिल जाता है, जो संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, वो खुद इस अपराध में शामिल है।
ईडी सीबीआई का जो रोल है वो अलग है ही है, केंद्र सरकार का रोल है वो अलग है। उन्हें कहा जा रहा था, राजभवन में भी कहा जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाइए, हम आपको सरकार भी चलाने देंगे, लेकिन हमारे हिसाब से चलेगा। लेकिन हेमंत सोरेन झुकने को तैयार नहीं थे और वो कह रहे थे मैं अपने आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं कांग्रेस जो लोकतंत्र की रक्षा कर रही है मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। नतीजतन उन्हें जेल जाना पड़ा, रिमांड झेलनी पड़ी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कैसे हो, और अदालतों ने सुनवाई नहीं की, तो इंसाफ की तो कोई गुंजाइश रही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ इतना कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में निश्चित रूप से जनता को यह अख्तियार होता है, और जनता ने, जनता के चुने गए नुमाइंदों ने साबित कर दिया कि 47 वोट, 81 में से 47 वोट उन्होंने पा करके बहुमत साबित किया। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के सबके मिलाकर सिर्फ 29 वोट बने। यानी आप गरीब गुरबों को नहीं खरीद पाए, आप अमीरों को खरीद लेते हैं, आप चोरों को खरीद लेते हैं, आप भ्रष्टों को खरीद लेते हैं, लेकिन आप गरीब को नहीं खरीद सकते, दलित को नहीं खरीद सकते, आप नहीं खरीद सकते हैं आदिवासी को। तो यह बड़ी चीज है कि उन विधायकों ने यह दिखा दिया। और झारखंड का टाइगर चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में जब आज प्रमाणित हो गया विधानसभा में, तो उस शख्स ने कहा यह मत सोचिएगा, यह हेमंत सोरेन 2 है, यह हेमंत सोरेन से अलग नहीं है, हम वही करेंगे जो वो कर रहे थे। यानी उसने संदेश दे दिया कि वो आदिवासियों और सबके लिए करेंगे। इसी मौके पर बहुत बड़ी बात कही हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा एक आदिवासी जंगल से निकलकर जब आता है बाहर, आके अच्छे से रहना पढ़ना शुरू करता है, वो गाड़ी घोड़े से चलता है, वो सत्ता में आ जाता है, तो यह इनको बर्दाश्त नहीं होता जो पूंजीपतियों के उससे आते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होता उन लोगों को जो तमाम कुलीन वर्ग से आते हैं, जो अपने आप को जाने क्या समझते हैं। निश्चित रूप से वो गिराने के लिए और सारी साजिशें रचते हैं। उन्होंने चैलेंज किया विधानसभा में कि विधानसभा सामने है, भाजपा के इतने सदस्य हैं, हिम्मत हो तो वह कागज ला करके पेश कर दें कि कौन सी 8.5 एकड़ जमीन मैंने अपने नाम ट्रांसफर कराई है, खरीदी है या क्या किया है, कहीं पर मुझे दिखा दे। एक रिकॉर्ड दिखा देंगे तो मैं सिर्फ राजनीति ही नहीं छोड़ूंगा, झारखंड छोड़ के चला जाऊंगा। बड़ी बात कही, चैलेंज दिया। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इस चैलेंज को कबूल करें और साबित करें। वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो साबित करने का कुछ नहीं है। वो सिर्फ साजिशें रच सकते हैं सत्ता हासिल करने की, और इन साजिशों का ही नतीजा है। आप एक चीज समझ सकते हैं, वहां के आदिवासी लाखों लाख रांची पे इकट्ठा हुए, अपने जिले जिलों में इकट्ठा हुए, और वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम सबक सिखाएंगे। और वो सब एक मुश्त होकर के अपनी अस्मिता की बात को लेकर के आज लड़ने को तैयार है। और हेमंत सोरेन के ये शब्द निश्चित रूप से बड़ा मार्मिक है। उन शब्दों को समझे। उन्होंने कहा मैं आज रोऊंगा नहीं, आंसू नहीं बहाऊंगा, इनके आगे इन आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वक्त आने पर बताऊंगा। तो निश्चित रूप से वक्त आने पे बताना भी चाहिए। आज हेमंत सोरेन की पत्नी राहुल गांधी से मिली। राहुल गांधी इन दिनों झारखंड में ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, और वो तमाम सारे दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से और सबसे मिल रहे हैं। तो वही बात राहुल गांधी ने भी उनसे मिलने पर कहा कि आप चिंता मत करें, हम आपके साथ हैं और आखिरी दम तक रहेंगे, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं।
निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और उसके लोग डट कर खड़े हुए। यही वजह है कि आज यह जीत मिली है। राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी वहां डट कर खड़ी थी। यह संदेश है कि यदि हम एक हो जाते हैं तो ये तानाशाह खत्म हो जाते हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हुए तो तानाशाह को उन्होंने कम से कम इतनी कड़ी टिप्पणी सुनवा दी। यदि शर्म होती तो आज नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते, क्योंकि उन्हीं के नाक के नीचे ये हुआ है। तो आप समझ सकते। बहरहाल उसकी तो हम उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब झारखंड में लोगों से मिल रहे हैं, वो कोयला मजदूरों से लेकर सबसे मिल रहे हैं। उन्होंने देखा एक साइकिल पर 200 किलो कोयला लादकर 40-40 किलोमीटर वो आदिवासी जाता है, उसे बेचकर कहीं रोटी खाता है। इस तरह की स्थिति है। वो जल जमीन जंगल को क्यों बचाना चाहता है? क्योंकि जल जमीन जंगल न सिर्फ पर्यावरण बचाते हैं, तमाम सारी पृथ्वी के संतुलन को महफूज करते हैं, उसके अलावा आपके जीवन के लिए वो सारी उपयोगी चीजें बनाते हैं जिनके बूते आपका जीवन चलता है। आज कारपोरेट के दोहन के लिए इस सब रास्ते खोल दिए गए। जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से कब्जे में दिया जा रहा है, और उसको देने और कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कारपोरेट के दलालों को सांसद और विधायक बनवा दिया है, जिससे उन कारपोरेट के लोगों के लिए सब कुछ किया जाए। हम सब जानते हैं कारपोरेट अपने फायदे के लिए किसी का भी गला घोट सकता है, यह कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी उस कारपोरेट से पंगा लेते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी बात, इस देश का जितना तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कारपोरेट के हाथ में है। इसीलिए आज राहुल गांधी ने मंच से ललकारा और कहा, ये जो मैं प्रेस के मित्रों कहता हूं, ये मित्र नहीं है, ये वास्तव में जिनके लोग हैं वो हमारे खिलाफ ही रहते हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये पत्रकार जो है, ये रिपोर्टर जो है, ये हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनके जो मालिकान है वो हमारे खिलाफ है, क्योंकि मैं कारपोरेट के लिए नहीं काम करता, मैं इस देश के आम जन के लिए काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह मजदूर, उसे उसका हक मिले, उसे सामाजिक सुरक्षा मिले। मैं चाहता हूं आदिवासी का हक महफूज रहे, और वो चाहे सरना कानून हो, चाहे पेशा एक्ट हो, सब कुछ उसे मिलना चाहिए, उसका संरक्षित रहना चाहिए, उस पर कोई डाका न डाल सके। किसान के हक मिलने चाहिए, उसको उसकी वाजिब कीमत मिलनी चाहिए, और सरकार को इसमें आगे आके मदद करनी चाहिए। राहुल गांधी ने महिलाओं से लेकर बच्चों तक के हक की बात करी, और वो उन हकों को लेकर उनको इंसाफ दिलाने को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हक छीने गए हैं और लूटा गया है। ऐसे में इसे बचाना है, और इसको बचाने की लड़ाई लड़नी है, और वह लड़ाई मैं तो लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये इस बात को दर्शाता है कि आखिर लड़ कौन सकता है। आज सवाल देश के अंदर यही कि नरेंद्र मोदी की इस तानाशाह लुटेरी सरकार से कौन लड़ेगा, क्योंकि वो लोकतंत्र को भी लूट रही है, वो लोकतंत्र की हत्या भी कर रही है। तो हत्यारी भी है, लुटेरी भी है, और शोषक भी है। तो जब हत्यारी, लुटेरी, शोषक हो सरकार, तो उस स्थिति में लड़ाई कठिन हो जाती है। तमाम कमजोर लोग जब कहते हैं ना कि जब जहाज डूब रहा होता है तो सबसे पहले उससे चूहे छोड़ के भाग जाते हैं, यानी कमजोर लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं तमाम सारे कमजोर लोग भारतीय जनता पार्टी के या तो सीधे पाले में चले गए, या दबे कुचे उसके साथ, बगैर कुछ बोले उसके साथ, और हमला करते हैं नरेंद्र मोदी से लड़ने वाले राहुल गांधी पर, हमला करते हैं
नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर देने वाली कांग्रेस से। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे फिक्र है इस देश के लोगों की। हमने तो जातिगत जनगणना कराई थी, उसकी पूरी रिपोर्ट जब आई तो नरेंद्र मोदी को उसे घोषित करना चाहिए था, उन्होंने नहीं घोषित किया। लेकिन हम अपने राज्यों में करा रहे हैं। बिहार में जब कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार आए तो जातिगत जनगणना हुई और उसका नतीजा आया और उस आधार पर नौकरियां देने का भी काम हुआ। इसी तरीके से हमने तेलंगाना में जातिगत जनगणना शुरू कर दी है। इसलिए पता होना जरूरी है कि हमारे आदिवासी जो हैं, हमारे पिछड़े जो हैं, हमारे दलित जो हैं और सारे लोग हैं जो शोषित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सब की स्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है, उनको हक क्या है। क्या संपत्ति पे कोई एक ही कब्जा कर लेगा कि सिर्फ चंद पूंजीपति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते हैं, अदानी अंबानी जैसे, वही कब्जा कर लेंगे? तो यह तो नहीं चलेगा। तमाम कंपनियां उन्हें सौंप दी जाएंगी, यह तो नहीं चलेगा। इस देश में आप प्रतिस्पर्धा से आइए, हम आपका भी स्वागत करेंगे, लेकिन आपको बेजा लाभ नहीं लेने देंगे। और जो आपने बेजा तरीके से पाया है उसे हम छीन के इस देश की जनता को वापस देंगे, क्योंकि यही जरूरी है। तो इसलिए राहुल गांधी उस थीम पर चल रहे हैं और उसी उद्देश्य से चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी अकेले चल रहे हैं, राहुल गांधी के साथ में लाखों लाख लोग जुड़ रहे हैं। हमने देखा कैसे लद्दाख में हजारों लोग निकले, सड़क पर निकले और उसी बात के लिए निकले जो राहुल गांधी कहते थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा उसको अपना मिलना चाहिए, उसको अनुच्छेद 6 के तहत वो होना चाहिए था। तो अनुसूची 6 में उसे शामिल किया जाए और दूसरी चीजें की जाए। तो आज इस तरह की दशा है। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि कैसे उस हक को पूरा किया जाए। संसद में कहा कांग्रेस पार्टी के नेता ने कि हम आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाएंगे और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने कहा हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य में बहाल करके वहां चुनाव कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करेंगे, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। संसद में यह बात कही और संसद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे गौरव गोगोई ने इसको लेकर विस्तार से सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे हम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों सबको हक देना चाहते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ और उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे नेता ने इसके लिए कहा। इसी तरीके से 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने दम के साथ हुंकार भरी, उन्होंने जोरदार जवाब दिया। उन्होंने उस तरह ललकारा जैसे आज युवा भी नहीं ललकार सकते। उन्होंने एक योद्धा की तरीके से कहा कि हम इस देश के लोगों को हक दिलाने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे और उनकी लड़ाई अब हमारी लड़ाई है। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने दलित उत्पीड़न के कारण परिवार को खोया, हमारे परिवार के सारे लोगों को बांध कर पेड़ में आग लगा के जला के मार डाला गया था। ऐसी स्थिति में मुझे उस दर्द का एहसास है कि एक दलित के साथ किस तरह से व्यवहार होता है। इसलिए मैं उस इंसाफ की बात करूंगा। मैं लड़ना चाहता हूं उनके लिए जिनके साथ अन्याय हो रहा है और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेरे पास जितनी जिंदगी है लड़ूंगा। बड़ी बात है कि आज यह बुजुर्ग यह बोल सकता है। आज के जो युवा हैं वो जब सौदेबाजी करते हैं तब लगता है कि सौदेबाजी करने वाले या जो खुद को समाजवादी कहते थे वो सौदेबाजी करते घूमते हैं, तब दिखता है। तमाम सारे वह लोग जो ये कहते हैं निश्चित रूप से सत्य। ऐसी स्थिति में वास्तव में इस देश में लड़ाई दो लोगों के बीच में हो रही है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में, क्योंकि देश की सत्ता इन्हीं दोनों से चलेगी। इसलिए देश के लिए, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए यदि आपको आना है तो राहुल गांधी के साथ खड़ा होना होगा।
और यदि आपको देश के तोड़ने वालों या बेचने वालों के साथ खड़ा होना है तो नरेंद्र मोदी के साथ जाना हो, तानाशाही वालों के साथ जाना हो। फैसला आपको करना है कि आपको किसके साथ जाना है, देश के लोगों को मालिक बनाने वालों के या देश के लोगों को कुछ पूंजीपतियों का गुलाम बनाने वालों के। फैसला आपका। जय हिंद।